नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे JVNCIB मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे अपने AFM के यूनिट नंबर 32 के थ्योरी पोर्शन को, जो कि बेस्ड है कॉस्टिंग मेथड। तो हम लोग आइए देखते हैं कि कॉस्टिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं अवेलेबल हमारे पास। एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझते हैं कंसेप्ट को क्लियरली। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। दोस्तों, बताया जा रहा है कि कॉस्टिंग एक प्रोसेस है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको खर्चा लगेगा एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या एक सर्विस प्रोवाइड करने में। इसके अंदर दोस्तों आप आइडेंटिफाई करते हैं और ऐड करते हैं सारे खर्चे को जो कि प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जाता है या सर्विस के प्रोडक्शन में जाता है, जैसा कि लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए कि आप एक बेकरी रन कर रहे हैं, तो एक कॉस्ट ऑफ एक केक को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट होगा दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होंगे, राइट। तो केक को प्रोड्यूस करना है, उसका जो कॉस्ट होगा उसके अंदर दोस्तों हो सकता है कि इंग्रेडिएंट का कॉस्ट हो, जैसे आटा का, फिर दोस्तों उसके अलावा शुगर का, चीनी का, उसके अलावा दोस्तों आपका एग का कॉस्ट हो सकता है, राइट। सो एग का कॉस्ट भी आपको लेना है। और फिर उसके बाद दोस्तों लेबर का भी कॉस्ट होगा जो कि केक को बेक करेगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ठीक है, ताकि आप जो है पावर कर सकें ओवन को, और पैकेजिंग कॉस्ट ताकि केक को पैकेज कर सके, सभी कॉस्ट लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्ट और सर्विस का, इसलिए दोस्तों वो अलग अलग अडॉप्ट करेंगे, राइट। सो इसीलिए वो अडॉप्ट कर सकते हैं अलग कॉस्टिंग सिस्टम अपनी नीड को सूट करने के लिए। एक कॉस्टिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोसीड्यूर होता है, इसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, वो एक जॉब को कॉस्टिंग सिस्टम को यूज़ कर सकती है ताकि हर एक प्रोडक्ट के इंडिविजुअल कॉस्ट को ट्रैक कर सके। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों एक कंपनी है जो कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को यूज़ कर सकती है ताकि हर एक प्रोडक्ट के टाइप को की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ट्रैक कर सके। दोस्तों, कॉस्टिंग मेथड स्पेसिफिक टेक्निक होता है जिससे आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को पता लगा सकते हैं। तो इसको क्लासीफाई किया जाता है दो कैटेगरी में, एक होता है जॉब कॉस्टिंग और एक होता है दोस्तों हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है कि जहाँ पे प्रत्येक प्रोडक्ट यूनिक होता है और अलग रिसोर्सेज चाहिए बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो एक कस्टम डिज़ाइन हाउस बना रही है, तो वो जॉब कॉस्टिंग को यूज़ करेगी ताकि प्रत्येक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कॉस्ट को ट्रैक कर सकें, जैसे कि मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, ठीक है। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है कि जब प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है और प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटीज़ में है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच प्रोडक्ट टाइप इज कैलकुलेटेड। आप क्या करते हैं दोस्तों इस केस में कि प्रत्येक प्रोडक्ट टाइप के कॉस्ट को कैलकुलेशन करते हैं, एवरेजिंग द कॉस्ट ऑफ इस प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे मान लीजिए कि सॉफ्ट ड्रिंक का मैन्युफैक्चरर है, वो 1000 ऑफ कैंस ऑफ सोडा प्रत्येक दिन बनाता है, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करेगा ये पता लगाने के लिए कि कितना कॉस्ट है हर एक तरह के सोडा को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। फिर दोस्तों उसके अलावा यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग होता है। यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। यूनिट फिर नाम सुन लीजिए तो मैं समझा देता हूँ दोस्तों। यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, वो टी-शर्ट बना रहा है, तो वो यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग को यूज़ करेगा ताकि एक टी-शर्ट बनाने का कितना कॉस्ट लगता है वो पता कर सके, फैब्रिक का, लेबर का या दूसरा खर्चा। जैसे मान लीजिए कि कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, वो एक कस्टम मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट कर रही है अपने क्लाइंट के लिए, तो वो जॉब कॉस्टिंग को यूज़ करेगी ताकि हर एक एक्टिविटीज़ के कॉस्ट को ट्रैक कर सके जो कि कैंपेन को क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड है। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है कि आप एक बैच ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट पता कर सकते हैं। जैसे एक बेकरी है जो कि 1000 कपकेक बना रही है, 100 कपकेक बना रही है, तो वो बैच कॉस्टिंग को यूज़ करेगी ताकि एक कपकेक का बनाने का कितना दाम है उस बैच में ये पता कर सके। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, यदि कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्रिज बना रही है दोस्तों, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को यूज़ करेगी हर एक एक्टिविटी के कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए। तो दोस्तों ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग के बारे में। मैं समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि इसके अंदर आप पता करते हैं कि टोटल आउटपुट का कॉस्ट कितना है और तब फाइंड करते हैं कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना है। कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल आउटपुट का कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना है। तो जैसे इस मेथड के अंदर आप पहले क्या करते हैं कि एक बैच ऑफ प्रोडक्ट बनाने का दाम कितना ये निकालते हैं, और तब आप डिवाइड कर देते हैं कि जितना नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस किया गया उसका कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट पर यूनिट से। ये सुटेबल होता है वैसे इंडस्ट्रीज में जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है लार्ज क्वांटिटी में, जैसे ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, शुगर, सीमेंट। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जो कि एक प्रोडक्ट का 1000 यूनिट बना रही है और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मान लीजिए कि $10,000, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, $10 हो जाएगा। मतलब 1000 यूनिट बना रही है किसी प्रोडक्ट का और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है $10,000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10,000 अपॉन 1000 यानी कि $10 हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो मेथड है ये सूटेबल होता है वैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए जहाँ पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कंटिन्यूस असेंबली लाइन में या प्रोसेस में। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, राइट। तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है दोस्तों? सूटेबल होता है वैसे इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कंटिन्यूस असेंबली लाइन में प्रोसेस में। ये इंडस्ट्रीज़ में हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन चाहिए, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन प्रोसेस होगा। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जो कि कार का पार्ट प्रोड्यूस कर रही है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रही है, वो इस मेथड को यूज करेगी क्योंकि उसके पास स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन प्रोसेस है और वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइडेंटिकल पार्ट प्रोड्यूस कर सकती है। दोस्तों इस मेथड के अंदर आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेपरेट एक कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है हर एक यूनिट के लिए। ये आपके अकाउंटिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देगा कंपनी का और जो अमाउंट ऑफ पेपर वर्क रिक्वायर्ड है कम कर देगा। दोस्तों इस मेथड का कुछ लिमिटेशन भी है, इसको यूज़ किया जा सकता है लेकिन दोस्तों सभी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है जो कि आइडेंटिकल नहीं है, तो यहाँ पे वो मेथड नहीं लगा सकते। तो एडिशनली इस मेथड को वो यूज़फुल कम होता है उस वैसे प्रोडक्ट के लिए जिसके पास यूनिक फीचर है या एक रेगुलर कस्टमाइजेशन है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी बना रही है हैंडमेड आर्टिसन प्रोडक्ट या कस्टम मेड फर्नीचर, तो वो इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएगी क्योंकि प्रत्येक आइटम यहाँ यूनिक है और प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है हर एक प्रोडक्ट का वो अलग है। लेकिन दोस्तों यदि कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है अलग अलग ग्रेड्स का, अलग अलग लेवल ऑफ क्वालिटी का, जैसे डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट, तो इस मेथड को एक्यूरेट नहीं माना जाएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच ग्रेड में डिफर, है ना। प्रत्येक ग्रेड का प्रोड्यूस करने का कॉस्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कहाँ पर ये रूल लगा सकते हैं, कहाँ पर मेथड नहीं लगा सकते, ये समझाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि सिंगल यूनिट या जॉब कॉस्टिंग मेथड, सिंगल यूनिट या सिंगल आउटपुट मेथड में क्या करना होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं दोस्तों कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि कॉस्ट शीट क्या होता है। आइए कॉस्ट शीट को समझते हैं। दोस्तों कॉस्ट शीट क्या है? बेसिकली कॉस्ट शीट एक पीरियोडिक स्टेटमेंट है जो कि रिकॉर्ड करता है, जैसे एक डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों जो कि जितने भी कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का या सर्विस प्रोवाइड करने का स्पेसिफिक पीरियड में, जैसा कि मंथ या ईयर में, उसका एक सारा चीज़ रिकॉर्ड करता है ये कॉस्ट शीट। इसके अंदर कॉस्ट होता है जैसे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये सभी चीज़ आते हैं कॉस्ट शीट में। जैसे मान लीजिए कि एक बेकरी है, उसका कॉस्ट शीट में हो सकता है कि आटा का दाम, फिर चीनी का दाम, एग का दाम, बटर का दाम, एम्प्लॉय का वेजेस, बेकरी का रेंट या दूसरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है जो कि एक पार्टिकुलर पीरियड में इनकर हुआ। दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस होता है जिसको आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस। उसको यूजुअली बेस्ड होता है एस्टिमेट पे। इसके अंदर खर्चा होता है जैसे डेप्रिसिएशन, रेंट और यूटिलिटीज़। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को इंक्लूड कर सकते हैं कॉस्ट शीट में या नहीं भी इंक्लूड कर सकते, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो जो है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है वो प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आता है। लेकिन दोस्तों एक होलसेलर या रिटेलर है वो इंक्लूड कर सकता है इन सभी एक्सपेंस को, क्योंकि उनके लिए ये इंटीग्रल पार्ट है उनके बिजनेस का। तो मैन्युफैक्चरर के लिए इंटीग्रल पार्ट नहीं है, लेकिन जो होलसेलर है, रिटेलर है, उसके लिए इंटीग्रल पार्ट है। यही समझाया जा रहा है दोस्तों। तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया जा रहा है कि इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आपका वैसा खर्चा होता है जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस से। दोस्तों कॉस्ट शीट के बारे में बताया जा रहा है कि कॉस्ट शीट एक्सक्लूड टैक्सेस। कॉस्ट शीट दोस्तों इसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस नहीं होते जैसे टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड, क्योंकि ये सभी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस से। तो प्रोविजन एंड राइट ऑफ जो कि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, ताकि आप एक एक्सपेक्टेड लॉस को अकाउंट कर सकें, इसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। कैश डिस्काउंट जो कस्टमर को दिया जाता है या प्रॉफिट या लॉस होता है सेल्स पे, इसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये भी एक्सक्लूड होता है। समझ में आया? तो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है दोस्तों? तो जॉब कॉस्टिंग में एक पीरियोडिक स्टेटमेंट होता है। कॉस्ट शीट एक पीरियोडिक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि सारे कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या सर्विस प्रोवाइड करने में, ठीक है। ये होता है कॉस्ट शीट। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं जॉब कॉस्ट शीट के बारे में, कॉस्ट शीट के बारे में पहले आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब जॉब कॉस्टिंग क्या होता है दोस्तों, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि एक मेथड है कॉस्टिंग का जो तब यूज होता है जब प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक बैच ऑफ आउटपुट यूनिक हो और दूसरे से डिफरेंट हो। ये प्रोसेस कॉस्टिंग से अलग है। प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ तब होता है जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो और आउटपुट सिमिलर हो या आइडेंटिकल हो। जैसे मान लीजिए कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि कस्टम होम को बिल्ड कर रही है, वो जॉब कॉस्टिंग को यूज़ करेगी ये पता लगाने में कि प्रत्येक होम जो बिल्ड किया गया उसका कॉस्ट कितना है, क्योंकि प्रत्येक होम यूनिक होता है और वो डिफरेंट मटेरियल और लेबर चाहिए होता है,
ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बिल्ड कर रही है कस्टम होम को, वो यूज़ करेगी जॉब कॉस्टिंग को ये पता लगाने के लिए कि कितना होम बिल्ड का कॉस्ट कितना है, क्योंकि प्रत्येक होम यूनिक है, ठीक है। और दोस्तों उसी तरह एक फर्नीचर मेकर है जो कि कस्टम मेड फर्नीचर प्रोड्यूस कर रही है, वो जॉब कॉस्टिंग को यूज़ करेगी ये पता लगाने के लिए कि प्रत्येक फर्नीचर का पीस बनाने का क्या कॉस्ट है। दोस्तों जॉब कॉस्टिंग कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे आउटपुट यूनिक होगा, कस्टमाइज होगा, जैसा कि इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर मेकिंग, रिपेयर शॉप, ये सभी इंडस्ट्रीज़ में हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन चाहिए और प्रोडक्शन प्रोसेस में वेरिएशन होता है, जिस कारण से जॉब कॉस्टिंग एप्रोप्रिएट मेथड होता है हर एक यूनिट के कॉस्ट को निकालने का या हर एक बैच प्रोड्यूस के कॉस्ट को निकालने का। जैसे मान लीजिए कि एक रिपेयर शॉप है जो कि व्हीकल को सर्विस कर रही है, वो जॉब कॉस्टिंग को यूज़ करेगी पता लगाने के लिए कि हर एक व्हीकल को रिपेयर करने का कितना कॉस्ट है, क्योंकि दोस्तों रिपेयर रिक्वायरमेंट और लेबर कॉस्ट जो है वेरी करेगा एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में। उसी तरह दोस्तों मान लीजिए कोई ज्वेलरी मेकर है, वो कस्टम मेड पीसेस को यूज़ करेगी, ठीक है, वो जॉब कॉस्टिंग को यूज़ करेगी ये पता लगाने के लिए कि प्रत्येक पीस का कॉस्ट कितना है, क्योंकि मटेरियल और लेबर रिक्वायर्ड होगा वो डिफरेंट होगा हर एक पीस के लिए, ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग को आप इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर मेकिंग, रिपेयर शॉप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आउटपुट यूनिक है, कस्टमाइज है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बता रहा हूँ कि कौन सा कॉस्टिंग मेथड कहाँ पे यूज होता है, जॉब कॉस्टिंग कहाँ यूज होगा, सिंगल यूनिट और आउटपुट मेथड कहाँ यूज होगा, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो जॉब कॉस्टिंग जहाँ पे प्रोडक्ट यूनिक है, कस्टमाइज है, वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जॉब कॉस्टिंग के बारे में और पॉइंट बताया जा रहा है कि ये मेथड होता है कॉस्टिंग का, ठीक है, फीचर्स बताया जा रहा है जॉब कॉस्टिंग का। जॉब कॉस्टिंग का क्या फीचर्स बताया जा रहा है दोस्तों, ये एक मेथड है कॉस्टिंग का जो कि तब यूज़ किया जाता है जब प्रत्येक यूनिट या जब प्रत्येक बैच आप बना रहे हैं, ठीक है, आउटपुट वो अलग है दूसरे से, तो इस मेथड को यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर मेकिंग, रिपेयर शॉप में। जॉब कॉस्टिंग का एम है कि आप सारे कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लें जो कि जॉब को कंप्लीशन में लगा, ताकि आप एप्रोप्रिएटली प्राइस कर सकें। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि जॉब कॉस्टिंग का फीचर्स क्या है, इसके अंदर कॉस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, तो जो भी कॉस्ट इनकर होता है किसी जॉब को कंप्लीट करने में वो रिकॉर्ड किया जाता है एप्रोप्रिएट प्राइसिंग के लिए। लेकिन दोस्तों कॉस्ट को एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जॉब का यूनिकनेस होता है और डेटा का भी कभी लैक होता है। दोस्तों जो लेफ्ट ओवर मटेरियल है उसको वैल्यू देना ये भी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अनसर्टेनिटी रहता है कि उसका क्या यूज़ पड़ेगा दूसरे जॉब में। फिर रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, स्पेसिफिक जॉब को रिकॉर्ड करने के लिए एक जॉब कॉस्ट कार्ड आता है दोस्तों, या सीट को यूज़ किया जाता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप एक स्पेसिफिक जॉब के एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हैं। तो जॉब कॉस्ट कार्ड के अंदर डिटेल होता है जैसे जॉब नंबर, जॉब डिस्क्रिप्शन, कस्टमर नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, मटेरियल यूज, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड। तो इन सभी कार्ड को मेंटेन करके कंपनी पता लगा सकती है कि जॉब का टोटल कॉस्ट कितना है और ये भी पता कर सकती है कि कहाँ पे कॉस्ट सेविंग किया जाए फ्यूचर में। तो ये जॉब कॉस्ट कार्ड है। इसके बारे में और कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। जॉब कॉस्टिंग में क्या है कि जॉब कॉस्ट कार्ड एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्पेसिफिक जॉब के एक्सपेंस को ट्रैक करता है। मैं आपको फॉर्मेट भी शो करूंगा जॉब कॉस्ट कार्ड का, जो कि एक्सपेंस कहाँ हुआ इसको ट्रैक करता है दोस्तों। फिर कार्ड जो है रिकॉर्ड करता है कि कितना मटेरियल का खर्चा कितना हुआ, मटेरियल का कॉस्ट कितना है और ओवरहेड कॉस्ट कितना है, ये तो करेगा ही करेगा। उसके अलावा दोस्तों ये भी बताता है कितना टाइम स्पेंड हुआ हर एक जॉब के ऑपरेशन में, यदि कोई ब्रेक भी था, आइडल टाइम था, ये भी बताएगा कि कितना समय लगा, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड करता है जॉब कॉस्ट कार्ड। जॉब कॉस्ट कार्ड क्लियर और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए और कॉस्ट कंट्रोल के लिए। ये कार्ड को मेंटेन करके कंपनी आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन सा कहाँ पे कॉस्ट सेविंग किया जाए फ्यूचर में और कहाँ कैसे आइडल टाइम को रिड्यूस किया जाए जो भी लेबर इन्वॉल्व है जॉब में। ये दोस्तों एक लिंक की तरह काम करता है प्रोडक्शन कंट्रोल और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में, इंश्योर करता है कि राइट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो राइट पीपल को। जॉब कॉस्ट कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं जॉब अकाउंट के एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ये आपको हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए कि कॉस्ट जो है करेक्टली एलोकेटेड है और कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं है। जो भी डिस्क्रिपेंसीज है उसे आइडेंटिफाई किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। दोस्तों जॉब कॉस्ट कार्ड का जो फॉर्मेट होता है वो डिपेंड करता है जॉब का नेचर क्या है और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है क्योंकि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन जो है टेलर कर सकते हैं इसे सूट अपनी नीड्स के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो जॉब कॉस्ट कार्ड को यूज़ करेगी जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड है हाउस को बिल्ड करने में उसको ट्रैक करने के लिए। इस कार्ड के अंदर डिटेल होगा क्या मटेरियल यूज़ किया गया, लेबर कॉस्ट क्या है, ओवरहेड कॉस्ट क्या है। इसके अंदर ये जानकारी होगी कि कितना समय लगा वर्कर को जॉब में। इसके अंदर कोई ब्रेक या आइडल टाइम है, ये भी होगा। इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकेगा कंपनी ताकि डिसीजन ले सके कॉस्ट कंट्रोल के बारे में। अब देखिए फॉर्मेट दिया गया, ये देखिए ये जॉब कॉस्ट कार्ड है। कस्टमर नेम ऑफ जॉब, जॉब नंबर, डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डेट, रिक्विजिशन नंबर, अमाउंट, डेट, आवर, लेट, फिर अमाउंट, आवर, रेट, अमाउंट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यहाँ निकलेगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहाँ निकलेगा, डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट यहाँ निकलेगा, एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट यहाँ निकलेगा। तो ये समरी मिलेगा हमारा कॉस्ट शीट का। समझ में आया? इसे ही कहा जाता है जॉब कॉस्ट कार्ड। आपको अब देखिए आप कैसे डायरेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए।
देखिए दोस्तों, जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि एम ये है कि आप सारे कॉस्ट जो को रिकॉर्ड कर लें जब भी जॉब कंप्लीट हो जाए। तो इसका एम यही होता है कि आप जितना भी कॉस्ट खर्चा हुआ उसको आप रिकॉर्ड कर लें। क्यों खर्चा को रिकॉर्ड कर लें? ठीक है, इसके पीछे कारण ये है कि इसको आप प्राइसिंग कर सकते हैं अप्रोप्रिएटली। तो इसका स्टेप मैं समझाता हूँ कि कैसे आप कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, किसी जॉब के कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला ये है कि डायरेक्ट कॉस्ट वैसा कॉस्ट होता है जिसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं स्पेसिफिक जॉब से, जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट। तो जॉब कॉस्टिंग क्या करता है कि ये डायरेक्ट कॉस्ट को कलेक्ट करता है किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए। फिर दोस्तों, जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है जॉब का, उसको रिकॉर्ड किया जाता है जॉब कॉस्ट शीट पे। ठीक है, तो जॉब का जो कॉस्ट शीट होता है उस पर जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है जॉब का, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर जितने भी मटेरियल इशू किए गए हैं जॉब के लिए या जो भी रिटर्न्स है मटेरियल का नहीं यूज हुआ उसको रिटर्न किया जाएगा। तो आपको एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है, मतलब इसके अंदर सारे मटेरियल इशू किए गए या कोई रिटर्न मटेरियल नहीं यूज हुआ वो रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रिकॉर्ड कीजिए। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है लेबर समरी के फॉर्म में या वेजेस एनालिसिस शीट के फॉर्म में। इसके अंदर जो भी लेबर कॉस्ट है जॉब से एसोसिएटेड, जैसे रेगुलर, ओवर टाइम, आवर वर्क या कोई आइडल टाइम है, ये सब रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सभी कॉस्ट को फिर पोस्ट किया जाता है जॉब कॉस्ट शीट पे। फिर दोस्तों नेक्स्ट है डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट। तो डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट का रिकॉर्ड किया जाता है और समराइज किया जाता है एनालिसिस शीट पे। इस कॉस्ट के अंदर दोस्तों रेंट आएगा, यूटिलिटीज़ आएगा, दूसरा एक्सपेंस आएगा जो कि डायरेक्टली जॉब से रिलेटेड है। तो जब आप कॉस्ट को समराइज कर लेंगे तो उसको पोस्ट किया जाता है रिलेवेंट जॉब कॉस्ट शीट पे। दोस्तों फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट जैसे रेंट, यूटिलिटीज़, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं स्पेसिफिक जॉब से, लेकिन इनको फिर भी अकाउंट किया जाता है। ये जो ओवरहेड कॉस्ट होते हैं इनको एलोकेट किया जाता है बेस्ड ऑन प्री डिसाइडेड परसेंटेज डिसाइड किया जाता है दोस्तों टोटल कॉस्ट का, और फिर उसको जॉब के कंप्लीशन पे ऐड कर लिया जाता है। देखिए एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, वो जॉब कॉस्टिंग को यूज़ करेगा ये पता लगाने के लिए कि स्पेसिफिक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है और किसी कस्टम मेड डाइनिंग टेबल का कॉस्ट कितना है। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो भी जॉब से एसोसिएटेड होगा, इसके अंदर मटेरियल कॉस्ट, वुड्स, हार्डवेयर, लेबर कॉस्ट होगा वर्कर के लिए जिसने टेबल बनाया, या कोई ओवरहेड कॉस्ट हो सकता है जो कि जॉब से डायरेक्टली रिलेटेड हो, जैसा कि स्पेसिफिक टूल को रेंट करना पड़े जो कि जॉब के लिए ज़रूरी हो। तो जब जॉब कंप्लीट होगा तो जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है जैसे रेंट या यूटिलिटीज़, उसको एलोकेट किया जाएगा बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब। ये पहले से डिसाइड होता है कि ये जो हमारा रेंट है, हमारा जो ये सब ओवरहेड कॉस्ट है, रेंट हुआ, यूटिलिटीज़ हुआ, ये कितना परसेंटेज होगा हमारे जॉब की कॉस्ट का, और इंश्योर किया जाता है कि सारे कॉस्ट को अकाउंट किया गया है और जॉब एप्रोप्रिएटली प्राइस है। ठीक है, ये है दोस्तों। फिर आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आगे पॉइंट को समझते हैं कि बताया जा रहा है दोस्तों कि जॉब अकाउंट वर्सेस जॉब सीट। देखिए जॉब अकाउंट क्या होता है, जॉब सीट क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है ये समझाया जा रहा है। लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स देखिए, बताया जा रहा है कि जॉब अकाउंट एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है कि जितना कॉस्ट खर्चा आपको हुआ और कितना रेवेन्यू आपने अर्न किया। हम लोग जॉब अकाउंट की बात करें दोस्तों, सो वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब अकाउंट। सो जॉब अकाउंट क्या है दोस्तों? एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है दोस्तों, कितना खर्चा हुआ, कितना रेवेन्यू आपने अर्न किया एक पार्टिकुलर जॉब से। इसके अंदर केवल मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन होता है, जबकि जॉब कॉस्ट शीट में क्या होता है कि सारा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है जो कि जॉब से रिलेटेड है। जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो भी, जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, या दूसरा इन्फॉर्मेशन भी जैसे टाइम स्पेंट ऑन जॉब, प्रोडक्शन रेट एक्सेट्रा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक मेथड है कॉस्ट अकाउंटिंग का जिससे आप कॉस्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट पता कर सकते हैं। एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है, वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेंटेन किया जाता है, जो कि ट्रैक करता है सभी कॉस्ट को जो इनकर किया गया और रेवेन्यू जो अर्न किया गया उस कॉन्ट्रैक्ट से। डायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली रिलेट होता है कॉन्ट्रैक्ट के एजुकेशन से, जैसे मटेरियल, लेबर या दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस। वर्क इन प्रोग्रेस एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है लार्ज होता है और बहुत समय लगता है कंप्लीट होने में। कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली कैरी आउट होता है साइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर वर्क प्लेस, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर का वर्क प्लेस है उसे डिफरेंट साइट पे कॉन्ट्रैक्ट को कैरी आउट किया जाता है, ताकि एक्सपेंस जैसे कि ट्रैवल एक्सपेंस, लॉजिंग एक्सपेंस, ये सब भी इंक्लूडेड हो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में। सो फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को क्लासीफाई किया जाता है फिक्स प्राइस, कॉस्ट प्लस एंड टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन हाउ द प्राइस इज एग्रीड अपॉन। देखिए यहाँ पे टर्म को समझते हैं, बेसिकली ये फिक्स प्राइस क्या होता है, ये सभी टर्म्स क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है आपको कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो तब होता है जब कॉन्ट्रैक्टर जो है और कस्टमर वो एग्री करते हैं फिक्स प्राइस पे, वो एग्री करते हैं कि एक फिक्स प्राइस होगा, ठीक है, जिस पे काम किया जाएगा, ठीक है, ये होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिर दोस्तों कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्टर को पे किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर किया गया उसके लिए, और प्लस एग्रीड अपॉन प्रॉफिट मार्जिन। तो जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुआ है उसका कॉस्ट और प्लस जो प्रॉफिट मार्जिन है वो दोनों मिला के आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तीसरा है दोस्तों टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्टर को पे किया जाता है एक्चुअल टाइम के लिए और जो एक्चुअल मटेरियल वर्क के लिए यूज हो रहा है उसके लिए,
ठीक है, ये होता है हमारा टाइम है, एक्चुअल टाइम एंड मटेरियल यूज फॉर द वर्क, इसे कहा जाता है टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट को आप समझिए। फिक्स प्राइस में क्या होता है कि पहले से फिक्स प्राइस एग्री किया जाता है, उसका उसी के अकॉर्डिंगली पेमेंट होगा। वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर हुआ है प्लस एग्रीड अपॉन प्रॉफिट मार्जिन, उस पर उन दोनों का एडिशन होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। और टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों कि जब कॉन्ट्रैक्टर को पे किया जाता है एक्चुअल टाइम पे एंड मटेरियल जो वर्क के लिए यूज़ किया मतलब समय के हिसाब से, वो होता है टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब दोस्तों प्रोग्रेस पेमेंट एंड रिटेंशन मनी दो टर्म है। तो प्रोग्रेस पेमेंट पीरियोडिक पेमेंट होता है जो कि कस्टमर अपने कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं बेस्ड ऑन द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन एग्जीक्यूटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर एक हाउस बिल्ड कर रहा है, तो कस्टमर पेमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को जैसे जैसे काम होते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉस्ट को कवर कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि वर्क कंप्लीटेड हो। दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि जो एक्सपर्ट्स जो अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस होता है पेमेंट का, वो अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस पेमेंट इसे कहा जाता है, वो डिटरमाइन किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा, जैसे आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स एंड सर्वेयर, जो कि सर्टिफाई करते हैं कि वर्क का कंप्लीशन का स्टेजेस। तो एक्सपर्ट इंस्पेक्ट करते हैं वर्क को और डिटरमाइन करते हैं कि कितना प्रोग्रेस हो चुका है। इसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोग्रेस पेमेंट किया जाए कॉन्ट्रैक्टर को। रिटेंशन मनी क्या होता है दोस्तों? रिटेंशन मनी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि कस्टमर रखते हैं अपने पास एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस पेमेंट, ताकि इंश्योर कर सकें कि वर्क जो है एज पर एग्रीड प्लान और टर्म्स के अकॉर्डिंगली किया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो घर बना रहा है, तो कस्टमर जो है एक पोर्शन जो है प्रोग्रेस पेमेंट का रख लेगा रिटेंशन मनी के रूप में। ये इंश्योर करेगा कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वर्क को एग्रीड प्लान के अकॉर्डिंगली कंप्लीट करे और कोई डिफेक्ट नहीं हो एंड वर्क में। और जैसे वर्क कंप्लीट होगा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन के अनुसार, तो रिटेंशन मनी को रिलीज कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को। यही कहलाता है हमारा रिटेंशन मनी। समझ में आया दोस्तों क्या कर रहा है रिटेंशन मनी, क्या होता है प्रोग्रेस पेमेंट? वेरी गुड। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर वरीड है मटेरियल के प्राइस के रिगार्डिंग, लेबर के रिगार्डिंग, ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूला ही बताता हूँ इन सभी चीज़ का। आई विल टेल यू द फॉर्मूला। प्लीज़ एक एक बात को ध्यान से समझते रहिए दोस्तों। यदि मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो कि वरीड है, किसके रिगार्डिंग वरीड है कि मटेरियल का प्राइस क्या होगा, लेबर प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है, तो वो इंक्लूड कर सकता है एक एस्केलेशन क्लाउज कॉन्ट्रैक्ट में। सो ही में इंक्लूड एन एस्केलेशन क्लाउज। ये क्लाउज प्रोवाइड करेगा सुटेबल एडजस्टमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन केस द प्राइस ऑफ मटेरियल एंड लेबर इन चार्ज बियॉन्ड द स्पेस। में देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि उसको डर लग रहा है कि चलो ऐसा ना हो कि जो है मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, लेबर का प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो एक एस्केलेशन क्लाउज को इंक्लूड कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट में। ये क्लाउज प्रोवाइड करता है सुटेबल एडजस्टमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यदि इन केस जो मटेरियल का प्राइस है और लेबर का जो प्राइस है वो स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर चला जाए, ठीक है, ये पॉइंट है दोस्तों। बताया जा रहा है कि जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट होता है वो हर एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट को हर एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर की एक क्लाइंट के साथ कि चलो एक नया ऑफिस बिल्डिंग बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे 1 साल लगेगा कंप्लीट होने में। लेकिन पहले महीना में क्या हुआ कि कंपनी ने कॉस्ट इनकर किया मटेरियल का और लेबर का, और इसलिए जो है क्लाइंट को बिल दे दी फॉर द वर्क डन। महीने के अंत में क्या हुआ कि कंपनी जो है प्रॉफिट को कैलकुलेट की, क्या कैसे कैलकुलेट की, तो जितना कॉस्ट इनकर हुआ अमाउंट बिल टू क्लाइंट उससे सब्ट्रैक्ट कर दी। कंपनी जो है इस कैलकुलेशन को रिपीट करते रही हर एक महीना जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो जाए, जिससे वो ट्रैक कर सकती है प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को और जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो कर सकती है, ठीक है। तो यही पॉइंट समझाया जा रहा है दोस्तों कि प्रॉफिट ऑफ एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर एग्जीक्यूशन। दोस्तों फिर आप देखिए एक फार्मूला है जिसको समझना है, ठीक है, इसको समझते हैं दोस्तों। फार्मूले को समझते हैं कि कैसे आप प्रॉफिट ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट को निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। लेट मी मेक इट क्लियर थ्रू एन एग्जांपल।